नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण का पार्ट 1 में हमने पढ़ा अकबर का प्रारंभिक जीवन, उसकी आरंभिक समस्याएं, बैराम खां का संरक्षण, बैराम खां का पतन और अकबर पर हरम का प्रभाव। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। मुगल साम्राज्य का विस्तार और अकबर की विजय। अकबर के सैनिक अभियानों का उद्देश्य क्या था? अकबर की साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य वस्तुतः एक चक्रवर्ती राजा के आदर्शों का पालन करना था और अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भारत की सत्ता से अलग रखने के लिए अकबर को विस्तारवादी नीति का सहारा लेना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु के बाद राजकोष चूंकि पूरा खाली पड़ा हुआ था, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, सैनिक संगठन भी दुर्बल था, तो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सेना का पुनर्गठन करने के लिए अकबर को धन की जरूरत थी, आवश्यकता थी, और ये धन अकबर को नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से ही मिल सकता था। अतः अकबर को विस्तारवादी नीति अपनानी पड़ी। अकबर का साम्राज्य विस्तार 3 विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण जो 1556 से 1560 ईस्वी, बैराम खां के संरक्षता में उत्तरी भारत के अनेक स्थानों पर उसने विजय हासिल करी। दूसरे चरण में 1560 से 1579 ईस्वी, अकबर का अधिकांश समय इस समय अफगान प्रतिद्वंदी को हराने और राजपूत राज्यों से संबंध सुनिश्चित करने में व्यतीत हुआ। तीसरा चरण 1579 से 1605 ईस्वी का, इसमें अकबर ने अपना ध्यान पश्चिमोत्तर सीमा और दक्षिणी भारतीय राज्यों की तरफ दिया। तो बैराम खां की संरक्षता में विस्तार का प्रथम चरण 1556 से 1560 ईस्वी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। अफगान सरदार सिकंदर सूर को पराजित करके बैराम खां ने मानकोट के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। संभल, लखनऊ, बनारस पर भी मुगल सत्ता स्थापित हो गई। मेवात, ग्वालियर और अजमेर पर भी बैराम खां के प्रयासों से मुगल राज्य में ये शामिल कर लिए गए। फलस्वरूप अकबर का राज्य पूर्व में बिहार और दक्षिण में मालवा तक बढ़ गया। चुनार, रणथंभौर और मालवा विजय का भी प्रयास किया गया, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली और इन पर अकबर ने बाद में अधिकार कर लिया। द्वितीय चरण 1560 से 1579 ईस्वी, जिसमें मालवा अभियान। अकबर के समय मालवा का शासक था बाज बहादुर। वह संगीत प्रेमी था, उसका ध्यान राजकाज की तरफ नहीं था, अतः मालवा विजय को सुगम जानकर अकबर ने मालवा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इसके अलावा मालवा पर आक्रमण करने के अन्य कारण भी थे। ग्वालियर और अजमेर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर के राज्य की सीमा मालवा के निकट पहुंच चुकी थी। तो बैराम खां ने अपने समय में ही खाने जमा को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा था, परंतु बैराम खां के पतन के साथ ही मालवा विजय के लिए भेजी गई सेना को भी वापस बुला लिया गया। जैसे सत्ता अकबर के हाथों में आई, तब उसने मालवा के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया और 1560 ईस्वी में अधम खां को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। बाज बहादुर मुगल सेना का सामना नहीं कर सका और राजधानी सहारनपुर के निकट हुए युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा। अधम खां ने राजधानी पर अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में बाज बहादुर ने जनता के सहयोग से मालवा पर वापस अधिकार कर लिया। अकबर ने अब अब्दुल्ला खां उज्बेक को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस बार भी बाज बहादुर को पराजित होकर भागना पड़ा और अंत में खोया राज्य प्राप्त करने में असफल होकर उसने नागौर में 1570 ईस्वी में समर्पण कर दिया। फिर अकबर ने उसे अपना मनसबदार बना लिया। मालवा की विजय अकबर के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई और मालवा का जो समृद्ध और विशाल प्रांत उसे प्राप्त हो गया और इसके साथ ही अफगानों का प्रभाव भी मालवा से समाप्त हो गया। मालवा पर अधिकार कर लेने से अकबर के लिए गुजरात और दक्षिण भारत की विजय का मार्ग भी सरल हो गया। जौनपुर अभियान। जौनपुर में अभी भी अफगानों की सत्ता पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। अकबर को मालवा अभियान में व्यस्त पाकर जो मोहम्मद आदिल शाह सूर का पुत्र शेर खान ने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। इसलिए अकबर ने जौनपुर के सूबेदार खान जमा को तत्काल सैनिक सहायता भेजकर 1561 ईस्वी में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। चुनार का दुर्ग चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक सीमा रक्षक का कार्य करता था, यहाँ पर भी अफगान सक्रिय थे,
इसलिए 1561 ईस्वी में आसफ खां के अधीन इस दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया गया। इससे अकबर को बिहार की तरफ बढ़ने और अफगानों का दमन करने में बहुत ज्यादा सहूलियत हुई। जयपुर अभियान। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक प्रसिद्धि से प्रेरित होकर अकबर जनवरी सन 1562 ईस्वी में दरगाह की पहली तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ और सांगानेर में आमेर का कछवा राजपूत राजा था भारमल। उस समय वो अपने परिवार के साथ सम्राट के शिविर में आया। वह मेवात के मुगल सूबेदार से सुरक्षा प्राप्त करने और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए आया था, भारमल जो था। तो अकबर ने राजा के प्रति सद्व्यवहार किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। आमेर के राजा ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह सम्राट अकबर के साथ कर दिया। इससे अकबर की राजपूतों के प्रति सकारात्मक नीति शुरू हुई। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पुत्र उसका मानसिंह को शाही सेवा में रख लिया और उन्हें उपयुक्त पद दिए। मेड़ता अभियान। ये आमेर का पड़ोसी राज्य था मेड़ता। यहाँ मेवाड़ के राणा उदय सिंह के ये जो था वो अधीनस्थ था और मेड़ता का शासक उस समय जयमल था। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करने के पहले इस राज्य पर कब्जा जमाना आवश्यक समझता था मेड़ता पर। इसीलिए 1562 ईस्वी में मुगल सेना ने मेड़ता पर आक्रमण किया। जयमल और देवदास ने किले की रक्षा की, बहुत बहादुरी के साथ की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मेड़ता पर मुगलों का अधिकार हो गया। गोंडवाना की विजय, जिसे गढ़कट्टंगा भी कहते हैं। गोंडवाना मध्य प्रदेश का एक शक्तिशाली राज्य था। इस पर रानी दुर्गावती का शासन था। गढ़कट्टंगा की सीमा जो थी वो मुगल राज्य से मिलती थी और वहां की दुर्बल स्थिति और धन प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आसफ खान ने इस राज्य को जीतने की योजना बनाई। गढ़ा के निकट एक नरही नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ जिसमें रानी दुर्गावती की हार हुई और रानी ने फिर बाद में आत्महत्या कर ली और रानी का पुत्र वीर नारायण भी इस युद्ध में मारा गया और 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया, जहां से उन्हें बेहिसाब धन की प्राप्ति हुई। मेवाड़ में उस समय शिशुदिया राजपूत राज्य करते थे जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ का राणा उस समय उदय सिंह था और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसलिए 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने भी वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, परंतु बाद में विफल होकर वह जंगलों में जा छिपा। फिर लेकिन राजपूतों ने संघर्ष जारी रखा और अब अकबर चित्तौड़ पर इस समय अधिकार करने में लगभग सफल हुआ। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से लड़ाई जारी रखी और छापामार युद्ध नीति का सहारा लेकर उसने मुगलों को बहुत परेशान किया। फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। उसमें पराजित होकर भी उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वे मेवाड़ के अनेक भागों पर अधिकार करने में सफल हुआ, परंतु चित्तौड़ को नहीं जीत सका और अकबर भी पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। रणथंभौर अभियान। 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ हाड़ा राजपूत राज करते थे और रणथंभौर का राजा उस समय राय सुरजन था। सुरजन ने पहले तो मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, बाद में उसने अकबर से संधि कर ली। कालिंजर अभियान। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर का दुर्ग भी जीता। ये चूंकि एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था। ये दुर्ग राजा रामचंद्र के अधीन था। चित्तौड़ और रणथंभौर की पराजय से डरकर रामचंद्र ने मुगल सेनापति मजनू खां से युद्ध किए बिना ही उस दुर्ग को सौंप दिया और फिर रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट एक जागीर दे दी गई। कालिंजर पर विजय प्राप्त होने से उत्तरी भारत में अकबर की स्थिति जो थी वो मजबूत हो गई। मारवाड़ अभियान। 1569 ईस्वी तक राजपूताने के जो प्रमुख राजपूत शासक या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे या उसके द्वारा हराए जा चुके थे। इसलिए जब 1570 ईस्वी में अकबर नागौर गया तो वहां पर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बीकानेर और जैसलमेर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए और इस प्रकार मारवाड़ भी अब अकबर के प्रभाव में आ गया। गुजरात विजय। गुजरात की समृद्धि और समुद्री व्यापार ने अकबर को बहुत आकर्षित किया। इसी वजह से उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय का अपने सरदारों पर कोई अधिकार नहीं था और एतमाद खान नाम के एक सरदार ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए इन्विटेशन दिया। अकबर 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पहुंचा और परंतु मुजफ्फर शाह ने अकबर को कोई विरोध नहीं करके आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहां पर भी आवश्यक जो प्रशासकीय प्रबंध करके अकबर फतेहपुर सीकरी वापस लौट गया। अकबर को
पुनः 1573 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करना पड़ा और कुछ अन्य अभियानों के बाद 1584 ईस्वी में गुजरात पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। गुजरात अभियान के समय अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए और पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में ही अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसा दिखता है ये बुलंद दरवाजा। बंगाल और बिहार की विजय। शेरशाह के शासन में सुलेमान करानी बिहार का सूबेदार था और सूर्यवंश के पतन के बाद उसने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसने सन 1568 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। 1572 ईस्वी में उसने उड़ीसा जीत लिया, लेकिन अकबर इससे नाराज हो गया क्योंकि 1572 ईस्वी में सुलेमान की जैसी मृत्यु हुई और दाऊद खान बंगाल का शासक बना। उसने अपने पिता की नीति बदल दी और अपने आप को फ्री घोषित कर दिया। अकबर ने जौनपुर के सूबेदार मुनीम खां को अफगानों पर फिर आक्रमण करने का आदेश दिया। 1574 ईस्वी में अकबर गुजरात विजय पूरी करके बिहार आया और पटना में दाऊद खां पर आक्रमण कर दिया। दाऊद खां हारकर बंगाल भाग गया और अकबर ने फिर दाऊद खां का बंगाल तक पीछा किया। अकबर मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके 1574 ईस्वी में वापस आगरा लौट गया। मुनीम खां ने दाऊद के विरुद्ध अभियान जारी रखा और उसकी राजधानी टांडा पर अधिकार कर लिया। फिर दाऊद खां वहां से उड़ीसा भाग गया। मुनीम खां ने उसका पीछा उड़ीसा तक किया और तुकाराम के युद्ध में एक निर्णायक विजय प्राप्त की और इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1575 ईस्वी में मुनीम खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद दाऊद खां के नेतृत्व में अफगानों ने पुनः विद्रोह करके बंगाल और बिहार में फिर से संकट पैदा कर दिया। अंत में सन 1576 ईस्वी में राजमहल के निकट युद्ध में अफगान पूरी तरीके से पराजित हुए और मुगलों को एक अन्य समृद्ध और समुद्री प्रांत हाथ लगा। तृतीय चरण 1579 से 1605 ईस्वी। इस समय उसने उड़ीसा में विजय हासिल करी। बंगाल और बिहार में अकबर ने अफगानों की शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, लेकिन उड़ीसा में अभी तक उनका प्रभाव बना हुआ था। दाऊद खां की मृत्यु के बाद कुतलू खां ने उड़ीसा में अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया था और वह एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। इसलिए अकबर ने अफगानों की बची कुची शक्ति को भी समाप्त करने का निश्चय किया और उसने 1590 ईस्वी में बिहार के गवर्नर राजा थे राजा मानसिंह, उनको कुतलू खां का दमन करने के लिए भेजा। जब तक राजा मानसिंह उड़ीसा पहुंचते तब तक कुतलू खां की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसका पुत्र निसार खां गद्दी पर बैठा। निसार खां ने मानसिंह के कहने पर खुतबा और सिक्के में अकबर का नाम रखने और जगन्नाथ मंदिर पर अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करने का वचन दिया। यह व्यवस्था बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और अफगानों ने फिर से उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इसलिए 1520 ईस्वी में मानसिंह ने पुनः उड़ीसा पर आक्रमण किया और अब उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। काबुल की विजय। उत्तर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करके अकबर ने अब भारत की पश्चिमोत्तर तीसरे चरण में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ ध्यान दिया। काबुल में अकबर के विरुद्ध बराबर षड्यंत्र हो रहे थे। इन विद्रोहियों का जो नेता था स्वयं अकबर का भाई था, हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा की सहायता अकबर की जो नीतियों से असंतुष्ट अनेक जो मुगल पदाधिकारी थे वो कर रहे थे। वे अकबर के स्थान पर हकीम मिर्जा को भारत की गद्दी सौंपना चाहते थे। हकीम मिर्जा ने 1566-67 ईस्वी में भारत पर आक्रमण भी किया था, किंतु फिर विफल होकर क्षमा मांगकर वो वापस काबुल लौट गया था। उसने दूसरी बार 1581 में पुनः पंजाब पर आक्रमण कर दिया, परंतु फिर से पराजित होकर उसको वापस काबुल लौटना पड़ा। अकबर ने इस बार हाकिम का पीछा नहीं छोड़ा और वो काबुल पहुंच गया उसके पीछे पीछे और अनेक विद्रोहियों और उनके जो प्रमुख नेता थे मंसूर, उसकी हत्या करवा दी। इससे डरकर अन्य लोगों ने तो अकबर से माफी मांग ली और मिर्जा हकीम डरकर भाग गया और काबुल का गवर्नर अब बख्तुनेसा को बनाया गया। अकबर फिर से काबुल लौट आया और उसने प्रशासन को भी संभाल लिया और 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद काबुल पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और वहां पर अब मानसिंह को गवर्नर नियुक्त कर दिया। मुगल साम्राज्य की सीमा अब काबुल तक फैल गई थी, विस्तृत हो गई थी और मध्य एशिया की तरफ से मुगल साम्राज्य पर आक्रमण की जो संभावनाएं थी वो भी बहुत कम हो गई थी। कश्मीर विजय। यूसुफ खां कश्मीर का शासक था उस समय और वह अपनी हिंदू प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, तो इस बहाने से अकबर ने कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप किया। राजा भगवान दास के नेतृत्व में मुगल सेना कश्मीर भेजी गई और वहां के शासक ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया और कश्मीर पर मुगलों का अधिकार
हो गया और इसे काबुल सूबा का भी एक सरकार बना दिया गया। सिंध पर अधिकार। अकबर ने कश्मीर के बाद 1591 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लिया। सिंध का महत्व बहुत अधिक था, इसलिए अकबर इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। 1590 ईस्वी में मुल्तान के गवर्नर मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध की राजधानी थट्टा पर आक्रमण करने का आदेश दिया और उस समय सिंध का शासक था मिर्जा जानी। उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बलूचिस्तान और कांधार अभियान। सिंध के बाद अकबर ने क्रमशः बलूचिस्तान पे और फिर उसके बाद कांधार को भी अपने अधिकार में ले लिया। 1595 ईस्वी में मुगल सेनापति मीर मासूम ने जो बनी अफगान को परास्त करके सीबे का किला और मकरान सहित पूरा बलूचिस्तान हथिया लिया। इस प्रकार उसने कंधार के ईरानी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने, जिसकी ईरानियों से बिल्कुल नहीं पड़ती थी, कांधार का किला मुगलों को सौंप दिया। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को फिर मनसब प्रदान किया गया और इन विजयों के परिणाम स्वरूप अकबर की पश्चिमोत्तर सीमा वो जो थी वो बहुत सुरक्षित हो गई और उसका साम्राज्य भी बहुत विशाल हो गया। दक्षिण की विजय। उत्तरी भारत और सीमांत प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करके अकबर ने दक्षिण की तरफ अपना ध्यान दिया। मालवा, गुजरात और उड़ीसा पर मुगल आधिपत्य से साम्राज्य की जो सीमा थी वो दक्षिण के राज्यों के निकट तक पहुंच गई थी। इनसे हमेशा सीमा संबंधी विवाद होते रहते थे। दक्षिण विजय का सामरिक और आर्थिक महत्व भी था। दक्षिण में पुर्तगाली भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी था। अकबर भारत के विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों को एक सूत्र में बांध करके सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकता भी कायम करना चाहता था और ये कार्य राजनीतिक एकीकरण के बिना नहीं हो सकता था। इसलिए वह समस्त भारत का एक छत्र सम्राट बनना चाहता था। दक्षिण की विजय अकबर के व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध और महान शासक के आदर्शों के अनुकूल भी थी। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर अकबर ने दक्षिण विजय की योजना बनाई और अकबर की दक्षिण नीति उत्तर से कुछ अलग थी। वह दक्षिण के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करके उन्हें अपना अधीनस्थ राज्य बनाना चाहता था। शुरू में उसने इस नीति के अनुकूल प्रयास भी किया, परंतु इसमें विफल होकर उसने फिर आक्रामक नीति अपनाई। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ की विजय। 1591 ईस्वी में अकबर ने 4 दूत मंडल खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा भेजे और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने और खिरात भेजने को कहा। खानदेश के शासक अली खान ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और जो शेष 3 राज्य थे उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को टाल दिया। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क का व्यवहार बहुत आपत्तिजनक था। सन 1594 ईस्वी में बुरहान मुल्क की मृत्यु के बाद अहमदनगर में अव्यवस्था फैल गई। फिर अकबर ने दक्षिण में हस्तक्षेप का ये बहुत उचित अवसर समझा और शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को दक्षिण के लिए रवाना किया। अहमदनगर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें एक दल दक्षिणी अमीरों का था और इसी दल ने मुगलों को बुलाया था और इस दल के नेता मंजू खां ने चांद बीबी को अल्पवयस्क सुल्तान की एक संरक्षिका नियुक्त कर दिया। चांद बीबी अहमदनगर के पूर्व शासक बुरहानुल मुल्क की बहन और सुल्तान की बुआ थी। मंजू खां ने मुगलों के विरुद्ध बीजापुर के सुल्तान से सहायता मांगी। मुगलों ने 3 महीने तक अहमदनगर का घेरा डाला रहा और चांद बीबी की सतर्कता और साहस से रक्षात्मक युद्ध का संचालन भी किया। मुगलों के आक्रमण को विफल कर दिया गया और मुगल सेनापतियों में चूंकि मतभेद था अतः बाध्य होकर शहजादा मुराद ने चांद बीबी से संधि कर ली। फिर मुगलों ने जो अल्पवयस्क सुल्तान था बहादुर, उसको मान्यता दे दी और चांद बीबी ने मुगलों को बरार देना स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष संधि से असंतुष्ट थे अतः 1597 ईस्वी में फिर से युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में खानदेश का शासक जो था वो अली खान मारा गया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसका पुत्र मीरन जो था वो दक्षिण राज्यों के गुट में शामिल हो गया। मीरन खानदेश का शासक बन गया था तो अकबर सन 1600 ईस्वी में दक्षिण पहुंचा और उसने शहजादा दानियाल को फिर अहमदनगर भेजा और अहमदनगर पे फिर से घेरा डाला गया। इस स्थिति में चांद बीबी ने उन्हें पुनः संधि वार्ता का सुझाव दिया। इसका अमीरों ने विरोध किया और चांद बीबी की फिर हत्या कर दी गई। इसके बाद ही अहमदनगर दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया और बहादुर को जो अल्पवयस्क सुल्तान था उसको बंदी बनाकर 1601 ईस्वी में ग्वालियर भेज दिया गया। इसके बाद अकबर ने असीरगढ़ को जीता और खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर की यह अंतिम विजय थी। इस प्रकार अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और फिर बाद में दक्षिण भारत तक विस्तृत हो गई थी। तो हमने आज पढ़ा अकबर के बारे में, ये 2 पार्ट में पढ़ा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।